हेलो बच्चों। तो बच्चों हमने पिछली वीडियो के अंदर फैराडे लॉ के बारे में एंड उससे पहले हमने किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक नेक्स्ट सेल के बारे में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, जो आई थिंक 11th क्लास के अंदर आपने डैनियल सेल के बारे में पढ़ा था। वैसे तो 11th क्लास में आ चुका है डैनियल सेल के बारे में, लेकिन फिर भी आज हम इसको कंप्लीटली दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखिए, जो अगला सेल है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन इससे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपने क्या देखा था कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता था किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर, जिसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, बाहर से बैटरी दी जाती थी, तब रिएक्शन क्या होती थी? अक्का होती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूरी रिएक्शन एक ही बीकर में होती थी, सिंगल सेल रिएक्शन हुआ करती थी ना बात ये, जिसे हम क्या करते थे, कोई सेम ही टाइप की इलेक्ट्रोड्स का यूज करते थे। लेकिन बच्चों जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने इसको 11th क्लास में पढ़ा था किस फॉर्म के अंदर? डैनियल सेल के अंदर। और आपको अगर याद है तो हमने ये देखा था डैनियल सेल में कि जो डैनियल सेल है ये दो डिफरेंट बीकर से मिलकर के बना हुआ था। एक में रिडक्शन हो रहा था, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो हम वो कंप्लीट करने वाले हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी इससे पहले आप जो है वो देखिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो क्या होता है। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस है जो क्या करता है, जब भी कोई रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जब भी कोई रेडॉक्स रिएक्शन होती है, उस दौरान जो केमिकल एनर्जी बनती है, और अगर उस केमिकल एनर्जी को वो मतलब किसी भी डिवाइस के द्वारा किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, तो इससे इस डिवाइस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? एक डिवाइस है विच कन्वर्ट, जो बदल देता है, विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी, विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी। और ये कौन सी केमिकल एनर्जी है बेटा? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग the redox reactions, produced during the redox reactions, किसमें बदल देता है? into the electrical energy, into electrical energy। क्लियर है बात? ये क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को, मतलब क्या है आपके पास कि एक मान लो आपके पास ये बीकर है, ठीक है ना, मैं सिंगल की बात करता हूँ, इसमें कहीं ना कहीं आपने एक इलेक्ट्रोड रखा। अगर इससे क्या होता है कि यहाँ पर मान लो रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ, और हमें पता है रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन हो, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बच्चों? फ्लो होता है। तो सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, करंट बनेगा। तो इसका मतलब करंट बना क्या होने पर? रेडॉक्स रिएक्शन के होने पर। मतलब कि एक ऐसी एनर्जी जो रेडॉक्स रिएक्शन के होने के कारण जो केमिकल एनर्जी बनती है, उसका यूज करके एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म जो बनाया जाता है, इसे क्या कहते हैं अपन? ऐसे डिवाइस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। आजकल बच्चों जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसके नाम जो है वो, इनको आप गैल्वेनिक सेल भी बोलते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हो, डैनियल सेल भी बोलते हो, वोल्टेइक सेल भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको? गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब बात ये है कि हमें ना ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, चलिए ठीक है ये है। तो पहला जो पॉइंट है वो है इसका कंस्ट्रक्शन, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो होता कैसा है, बना कैसा होता है। तो देखिए, तो जो इन रियल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो आपको कंपोनेंट मिलते हैं, मेन दो। मतलब इसमें मैं यूं कह सकता हूं कि इसमें कितने सेल होते हैं? दो सेल होते हैं। इन दोनों बीकर के अंदर क्या रखा जाता है? किसी एक्वस सॉल्यूशन को, एक्वस सॉल्यूशन को। इसमें भी क्या होगा? कोई वन टाइप का एक्वस सॉल्यूशन। और इसमें क्या होगा? इसी टाइप की एक इलेक्ट्रोड, इसी टाइप की, या तो हम क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड को रखते हैं, या उस जो सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता, तो मैं इसमें किसकी रखता?
कॉपर की इलेक्ट्रोड को इमर्ज करके रखा। फिर क्या है हमारे पास दूसरे तरफ, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, AgNO3 का सॉल्यूशन था, तो ये जो रोड है मैंने इलेक्ट्रोड जो है वो किसकी ले ली, सिल्वर की, क्लियर। और हमने इसको एक्सटर्नली क्या कर दिया, एक सर्किट से मतलब एक वायर से क्या किया, कनेक्ट किया, हमने यहाँ वोल्टमीटर भी अटैच कर दिया, क्लियर है बच्चों बात। अब क्या होगा, वो तो हम किस में पढ़ेंगे, उसकी प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं कि ये किस प्रकार से क्या करता है, वर्किंग सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे कि रिएक्शन जो है वो कैसे होती है। लेकिन हम ना दोबारा समझ लो कि कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल्स आर मेड ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट और टू डिफरेंट सेल। इसमें कितने सेल हैं हमारे पास, 2 सेल होते हैं। ईच सेल के अंदर क्या होता है, उनकी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स को उनके रिस्पेक्टिव ही किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर इमर्ज किया होता है और हम उसको बाहर एक्सटर्नली क्या करते हैं, हम दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है बच्चों बातें, क्या हुआ था ये तो क्लियर है ना। मान लो हम ना इसको एक बढ़िया सा एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि इसका पूरा जो पोर्शन है वो कैसे होने वाला था। मैं सिर्फ बताऊंगा आपको जो नोट्स है वो एज ए PDF मिल जाएंगे इसके, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल में क्या है कि ये मान लिया हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर हमने जिंक सल्फेट ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन रखा। ये हमारे पास एक अनदर बीकर है जिसमें हमने कॉपर सल्फेट CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन रखा। क्लियर बच्चों बात है। आफ्टर दैट हमने इसमें इमर्ज की है क्या, एक इलेक्ट्रोड, और ये किसकी है, जिंक की। यहां हमने क्या रखी है, एक इलेक्ट्रोड को रखा है जो किसकी है, कॉपर की है। क्लियर है बात बच्चों, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद है ना, मैंने पहले करवाया था लेकिन फिर भी याद रखना, ये है आपके पास कोई मेटल, ठीक है। और अगर मैं किसी भी मेटल को उसके एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता हूं, अगर इमर्ज करता हूं, तो मेटल क्या करता है, मेटल की एक टेंडेंसी है कि वो या तो क्या करेगा, ध्यान देना इस बात पे कि अगर आपके पास कोई मेटल है और उसको एक्वस सॉल्यूशन में रखा गया है, मतलब ये क्या करेगा, ये 2 काम कर सकता है। या तो मेटल इलेक्ट्रॉन दे करके खुद पर पॉजिटिव चार्ज लाएगा और इलेक्ट्रॉन को कहां ट्रांसफर करेगा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि जो आयन है, जो एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें से जो पॉजिटिव चार्ज का क्या है, आयन है, वो जाकर के किस पर डिपॉजिट होगा, मेटल पर, और एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, नेगेटिव। ध्यान देना कि अगर एक मेटल की रोड को मैं किसी सॉल्यूशन में, उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर मैं डिप कर देता हूं, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो मेटल के इलेक्ट्रॉन या तो एक्वस सॉल्यूशन की तरफ से आएंगे, और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा ना, तो उस समय मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा, तो मेटल के क्या बनेंगे बच्चों, आयन बनेंगे, ठीक है ना। और वो मेटल के आयन जो है वो उसके अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। एट दैट टाइम इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन बच सकते हैं, और कॉपर पॉजिटिव जो बना या जिंक पॉजिटिव जो बना वो किस में चला जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। कुछ समझ में आई बात, है जिसे लिबरेशन कहा जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रोड ऐसा हुआ कि यहाँ का जो कॉपर का मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन इसे दिया तो खुद बन गया Cu2 पॉजिटिव, और Cu2 पॉजिटिव को एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ऐसा करके वो इलेक्ट्रोलाइट पर कौन सा चार्ज ला रहा है, पॉजिटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज। और अगर ऐसा होता कि मान लो ये आपके पास जिंक है, एट दैट टाइम की ये हुआ कि ये जिंक मेटल है, यहाँ ZnSO4 का सॉल्यूशन है, ये जिंक 2 पॉजिटिव जो है, ये जिंक 2 पॉजिटिव जो है वो यहाँ पर जाकर के डिपॉजिट हो रहा है, ये लिबरेट हुआ था। ये क्या हुआ था बच्चों, यहाँ से लिबरेट, और ये क्या हो रहा है, डिपॉजिट। तो ऐसा जब होगा तो यहाँ पर SO4 नेगेटिव, मतलब एक बार जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए तो किसी सेल के अंदर, किसी जिसमें मैंने मेटल को रख रखा है, तो 2 चांसेस हो सकते हैं कि या तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोड को दे देगा और खुद क्या होगा, आयन बन करके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। या ऐसा हो सकता है कि वहां पर जो ZnSO4 का जो सॉल्यूशन है, या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है, उसमें से पॉजिटिव चार्ज उस मेटल पर क्या हो, उस मेटल के इलेक्ट्रोड पर क्या हो, डिपॉजिट होना शुरू हो जाए।
इससे इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, इलेक्ट्रोलाइट पर क्या होगा, नेगेटिव आयन जो है वो, नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर बच्चों बात ये, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट और किसके बीच में, इलेक्ट्रोड के बीच में कोई चार्ज डिफरेंस आ गया और उसे ही कहा जाता था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते थे उसको अपन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जानते हो ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। और बच्चों इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ईएमएफ के केस में, गैल्वेनिक सेल के केस में कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल्स। दैट मींस कि सेल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, सेल पोटेंशियल। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि सेल पोटेंशियल क्या होता है तो कैसे बताएंगे कि अगर मैं क्या करूं, किसी भी गैल्वेनिक सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर से मेजर करता हूं तो इसे क्या कहा जाता है, सेल पोटेंशियल कहा जाता है। क्लियर बच्चों बातें। अब देखो जरा क्या होगा, हमें ये पता होना चाहिए कि विच मेटल इज लेस रिएक्टिव और विच इज मोर। क्लियर बातें, कौन सा, विच मेटल इज लेस रिएक्टिव और विच इज मोर। तो बच्चों इन द केस ऑफ किसके, जिंक और कॉपर के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर 10th वाली भी याद कर लेता हूं ना एक बार, तो हमें पता चलता है कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। कुछ समझ में आई बात है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अच्छा, मेटल के अंदर रिएक्टिविटी का मतलब क्या था, 10th क्लास की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो आपको याद है ना, रिएक्टिविटी सीरीज हम जिसको बोलते थे। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ये देखा जाता था कि विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, और मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों, विच कैन इजीली डोनेट, विच कैन इजीली लूज इट्स इलेक्ट्रॉन इज मोर रिएक्टिव। कि वो मेटल जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा वो क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसका मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। अगर मैं कॉपर और किसकी बात करता, सिल्वर की, तो इसके केस में क्या होता, कॉपर इलेक्ट्रोड इज मोर रिएक्टिव देन किससे, सिल्वर। क्लियर बच्चों बातें। तो अब क्या हुआ, ये तो हमारे पास जिंक का इलेक्ट्रोड था, ये हमारे पास किसका है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। हमने इसको एक वायर से कनेक्ट कर रखा है और दोनों के अंदर दोनों की कोई ना कोई कंसंट्रेशन, तो मैंने इसकी जो कंसंट्रेशन है वो C1 और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमने क्या मान ली, C2 कंसंट्रेशन। क्लियर बच्चों बातें। इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी जो है वो आपके पास कितनी है, C1 है, या M1 मान लीजिए, इसकी कितनी दे रखी है आपने, C2। इक्वल भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है, ठीक है ना। दो टाइप के बनेंगे वैसे इसके बेस पे सलिए, लेकिन करेंगे उसको बाद में। तो अभी मैंने बस इतना बताया कि जो गैल्वेनिक सेल है वो कुछ इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन है। दो बिकर है, एक में क्या है आपके पास, एक इलेक्ट्रोड है, नहीं पता कौन सी है, चार्ज भी नहीं पता, दूसरे पास दूसरी इलेक्ट्रोड है। लेकिन एक बात पता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इससे क्या होगा सर, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं ये लिखूं, Zn जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। जिंक जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पे आता है, कितने इलेक्ट्रॉन दे करके, 2। वहीं पर कॉपर जो है वो क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे करके। ये रिएक्शन ज्यादा फिजिबल है एज कंपेरिजन किसके, कॉपर वाले के। क्लियर बात है, क्यों, क्योंकि जिंक इजीली क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू जो है किसके लिए, जिंक के लिए डेल्टा जी की वैल्यू मोर नेगेटिव है। पॉइंट याद रखना, ये मोर क्या है, नेगेटिव है एज कंपेरिजन किसके, कॉपर की डेल्टा जी के वैल्यू के। समझ में आई बात है कि स्पॉन्टेनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की, जो अपने आप इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जो है वो जिंक में ज्यादा है एज रिएक्टिव किसके, कॉपर के। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलने कौन सा स्टार्ट होंगे, जो आपके पास किसके हैं, जिंक के इलेक्ट्रोड है। इसका मतलब सर्किट में इलेक्ट्रॉन कहां से, ये जिंक है, ये जिंक क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा और वो कहां तक आएंगे, यहां तक। क्लियर बच्चों बात है। इसका मतलब अगर इस पर इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा क्या बन गया, माइनस। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, प्लस। रिएक्शन लिख लेना, स्पॉन्टेनिटी याद रखना। बात ये भी चेक कर लेना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है बच्चों, स्पॉन्टेनियस। कौन सी रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है ना। रीजन
क्योंकि रिएक्टिविटी के डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो करते हैं। हमें सर्किट में कहीं कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं करना पड़ता उस सेल को ऑपरेट करवाने के लिए। क्लियर? तो ये क्या था हमारे पास कि ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, मतलब डेल्टा जी का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो ये खुद की ही एनर्जी को यूज करेगा, खुद की ही रिएक्टिविटी के डिफरेंस को, पोटेंशियल के डिफरेंस को क्या करेगा, यूज करेगा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर बच्चों बातें? तो अब क्या हुआ, ऐसा हुआ कि सर यहां से जिंक के एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन इसे लूज किए और खुद क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव। क्लियर बात है? तो मैंने ना इसको एक सेल का ही नाम दे दिया और बोला कि सर ये लेफ्ट सेल है। ये कौन सा है, लेफ्ट सेल बोला मैंने इसको। और सर लेफ्ट सेल में ऐसा हुआ कि जो जिंक मेटल की इलेक्ट्रोड है वो क्या कर रही है, जो कौन सी फॉर्म में आपके पास, सॉलिड फॉर्म में, स्टेट याद रखना है इनकी, वो क्या कर रही है, जिंक 2 पॉजिटिव। अब आयन किस में होता है, एक्वस फॉर्म के अंदर आकर के इसमें मिल गया और प्लस में क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन सर्किट को प्रोवाइड करवा रहा है। क्लियर? कि सर जो लेफ्ट साइड में मैंने सेल लिया वो क्या है आपके पास, जिंक सल्फेट का है, उसमें जिंक है लेकिन जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ मूव करेंगे। मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे और hमें पता है इलेक्ट्रिसिटी हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ऑपोजिट होता है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू कॉपर, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से, जिंक से कॉपर की तरफ मूव करेंगे। क्लियर बच्चों बात है? तो अब लेफ्ट सेल में मैंने ये देखा कि सर यहां ना रिएक्शन हुई कोई और इसने अपने जिंक 2 पॉजिटिव निकाल करके सॉल्यूशन में ऐड कर दिया, खुद ने 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ट्रांसफर किया। दूसरा आइटम आएगा, क्या होगा, एक और Zn2 पॉजिटिव, एक और Zn2 पॉजिटिव। तो मैंने क्या देखा कि लेफ्ट के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? इतना याद रखना। अब ये लेफ्ट सेल कौन सा है, ध्यान दो, ये मेटल 0 से +2 पे आ गया, मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस सेल को कहा जाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या कहते हैं बच्चों इसको, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और हाफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी रिएक्शन कंप्लीट थोड़ी हुआ है, इस एक सेल में तो सिर्फ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए इसको हाफ सेल बोलते हैं। और किसका बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। बातें याद रखना कि लेफ्ट सेल में हमेशा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट पर इंक्रीज होता है, जिसमें रिएक्शन जो है वो ये है। लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगी बच्चों, ऑक्सीडेशन दे रही है। और आईयूपीएसी ने ये डिसाइड भी किया है हमारे कन्वेक्शन के लिए, है ना, हमारी सुविधा के लिए, कि आप लेफ्ट साइड में भी किसी इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन करें, इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन करें, हमें क्या रखना है, ऑक्सीडेशन वाले को लेफ्ट साइड में रखना है। क्लियर? इसके बाद क्या, इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहा जाता है। अब मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताया, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोलाइट और मेटल के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसे कहते हैं। और ये कौन सा है, ये लेफ्ट साइड का है, तो मैं इसे बोल सकता हूं ई लेफ्ट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट साइड। क्लियर? आफ्टर दैट यहां हुआ है ऑक्सीडेशन, तो मैं इसे बोल सकता हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लियर बच्चों बात है? और अगर होती स्टैंडर्ड फॉर्म तो मैं इसे ई नोट लेफ्ट साइड या ई नोट ऑक्सीडेशन के नाम से जानता है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन आपको पता ही है, मैंने इनके बारे में आपको बताया था। क्लियर बच्चों बात है? तो हमें क्या पता चला कि सर लेफ्ट से इलेक्ट्रॉन निकले, पहली बात, लेफ्ट से इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ गए, दूसरी बात, वहां ऑक्सीडेशन हुआ, तीसरी बात, इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहेंगे। ठीक है, हो गया। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट में Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, सॉरी जिंक 2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर? तो इतना जो तामझाम है वो सिर्फ किस में हो रहा है, लेफ्ट सेल के। तो हम बढ़े हमारे राइट सेल की तरफ, तो आइए देखिए, इसको नोट कर लेना, ठीक है ना, ये क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या यहाँ हो रहा है, इसकी डेफिनेशन क्या थी, लेफ्ट सेल क्या होता है, राइट सेल क्या होता है। ठीक है ना, तो मैंने लेफ्ट के बारे में सारी बातें आपको डिटेल से बताई है। अभी हम चलते हैं हमारे राइट सेल की ओर कि वहां क्या क्या रिएक्शन हो।
मैं लेफ्ट की रिएक्शन को लिख लेता हूं बस कि यहाँ ये हुआ कि सर जिंक जो है इसने किसका फॉर्मेशन किया, Zn2 पॉजिटिव और साथ में क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का इवोल्यूशन किया है जिंक मेटल ने। और ये इसकी जो ई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन के नाम से मैंने इसको लिख दिया। क्लियर बच्चों बात है, ठीक है ना। अब क्या है, अब कुछ ऐसा है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो चलते चलते किसकी तरफ गए, राइट की तरफ। किसकी तरफ गए हैं, तो उसे क्या नाम देंगे, राइट सेल। क्लियर, ध्यान देना इलेक्ट्रॉन यहां आए, इसके पास आए, किसको ट्रांसफर किए गए, इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसका बना हुआ है, कॉपर का। समझ लो का, किसका बना हुआ है, कॉपर का। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 0। इसका मतलब वो उन आयंस का, उन इलेक्ट्रॉन्स का कुछ नहीं करेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। और हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण किसमें डिवाइड होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव। ध्यान देना कि अगर थोड़ा सा भी यहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ गया ना, तो इसके पास पास में जो कॉपर के आयन होंगे वो सबसे पहले क्या होंगे, आयंस में डिसोसिएट होंगे ज्यादा। क्लियर, और फिर क्या होंगे, वो आयन जो है सॉल्यूशन से जा करके इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भागेंगे। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ Cu2 पॉजिटिव बना, यहाँ Cu2 पॉजिटिव बना, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। सल्फेट के भी आयन है और कॉपर के भी आयन है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके पास पहुंचेंगे, ये कॉपर भाग करके कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को। मतलब राइट सेल में ऐसा हुआ कि कॉपर 2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रोड के पास में जा करके क्या कर लिया बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया और खुद की क्या बन गया, कॉपर। मतलब वो यहाँ पर आकर के क्या हो गया, डिपॉजिट, इसके ऊपर क्या हो गया, जमा हो गया। इस पर हुआ था लिबरेशन, इस पर क्या हो रहा है, डिपोजिशन, है ना, दिख रही है ना बात ये, इस पर डिपोजिशन हो रहा है। ध्यान दो, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 पर आई, क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इस सेल को क्या नाम दिया जाएगा, रिडक्शन हाफ सेल। क्या नाम देंगे इसको, रिडक्शन हाफ सेल के नाम से जानेंगे। क्लियर बच्चों बात है। इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस क्या बोलेंगे, ई रिडक्शन बोल देंगे, या फिर क्या बोलेंगे बच्चों, ई राइट साइड बोलेंगे। अगर ये क्या होता, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन रिडक्शन इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन प्योर फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, ई नोट रिडक्शन। और इसको क्या कहते हैं अपन, ई नोट राइट के नाम से जानते हैं। क्लियर बच्चों बात है, हो गया ना इतना। तो इतना कुछ हुआ। अच्छा, इसमें ये भी देखो कि इलेक्ट्रोलाइट पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। मतलब SO4 2 नेगेटिव का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है ना। तो अब ध्यान दो एक बात पे, जब इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो जिंक 2 पॉजिटिव बढ़ा, इलेक्ट्रॉन आगे गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को दिया गया और कॉपर 2 पॉजिटिव को डिपॉजिट कर दिया गया, जिंक 2 पॉजिटिव को यहाँ छोड़ दिया गया। ऐसा जब होगा तो यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन बहुत क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और एक टाइम आएगा जब सेल काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब यहाँ बात देखना क्या हुआ, हमने ऑक्सीडेशन लिख लिया, हमने क्या कर लिया, रिडक्शन लिख लिया। तो मतलब वो क्या था, Cu2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये क्या करेगा, कॉपर। अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों रिएक्शंस को ऐड करता हूं तो क्या, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। मतलब जिंक प्लस में Cu2 पॉजिटिव से क्या बनेगा, Cu प्लस में Zn2 पॉजिटिव का ये सेल रिएक्शन है। इसे क्या बोलते हैं, सेल रिएक्शन की। पूरे सेल की रिएक्शन ये है। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन थी, ये क्या थी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन थी। और ये टोटल क्या है, सेल रिएक्शन है। लेकिन मान लो कि इससे जो टोटल पोटेंशियल बने वो कितना होगा, ई सेल के नाम से बोल दिया। ध्यान दो कि सर पहले कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज में इसने क्रिएट किया, कुछ इसने क्रिएट किया, दोनों ने मिल करके सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बनाया, जिसको किसका नाम दिया जाता है, सेल पोटेंशियल का, ई सेल बोलते हैं। क्लियर। तो अगर जो ई सेल बना, सेल पोटेंशियल जो बना, मान लो वो मेरे पास बन गया 1 वोल्ट, मान लो ऐसे ही मैंने x वोल्ट ही मान लिया, ठीक है, क्लियर। लेकिन कब तक बनेगा, जब तक आयन यहां आएंगे तब तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जब तक इलेक्ट्रॉन आएंगे तब तक आयन आएंगे, मतलब यहां आएंगे। क्लियर। ऐसा अगर हो गया कि यहां पर आयन की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाए कि और ज्यादा जिंक 2 पॉजिटिव ना बनाए जा सके,
या ऐसा हो जाए कि यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाए कि और ज्यादा कॉपर जाकर के डिपॉजिट ना हो सके। मतलब किसी दो कारणों से, इन्हीं में से किसी एक कारण के कारण मान लो कि डिपोजिशन या लिबरेशन के कारण ये दोनों जो प्रोसेस है वो होना अगर बंद हो जाती है, एट दैट टाइम सेल का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। और हम बोलेंगे कि अब सेल ने वर्क करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्लियर? तो अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ये देखते हैं। अच्छा, अगर मैं कोई ऐसा सिस्टम करूं कि मान लो यहां पर 50 Cu2 जिंक 2 पॉजिटिव बने, ऐसा ही मैंने एक तुक्का ले लिया, ठीक है ना, ये जिंक 2 पॉजिटिव है। मान लो कि इस बीकर में 50 आ सकते थे और इसमें मान लो ये 60 SO4 आ सकते थे, ऐसा कुछ लेकर के चल पड़े। अगर मैं कोई यूं कर दूं कि 50 में से 25 किसी तरीके से अगर बाहर निकाल दूं या मैं उनको न्यूट्रल कर दूं, अगर 25 कम हो गए 25 और बनेंगे, अगर और बने तो क्या होगा, वो 25 तो इधर आएंगे। अगर फिर यहां से भी मैं 25 से कम कर देता हूं मान लो, तो फिर क्या होगा, इससे ये हो गए दोनों तरफ तो स्पेस हो गया। मतलब मुझे सेल को दोबारा ऑपरेट करवाने के लिए बस इतना करना है कि या तो मैं इन दोनों आयंस को न्यूट्रलाइज करूं या फिर यहां से गायब कर दूं, कम कर दूं। क्लियर? तो गायब करने वाला तो काम हो नहीं सकता, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और पानी डालेंगे तो सेल का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, पोटेंशियल में चेंज आएगा। तो मैंने उसको तो चेंज करना नहीं था, मैं मैक्सिमम वोल्टेज चाहता था। तो मैंने क्या किया कि यहां पर ना एक ऐसा सिस्टम लगाया जो इन दोनों को क्या करे, न्यूट्रलाइज करे, जो दोनों तरफ एक्सेस ऑफ जो आयंस बन रहे हैं उनको क्या करे बच्चों, न्यूट्रलाइज करे। बात याद रखना कि जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पर क्या है, एनोड है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा क्या है, कैथोड है। आफ्टर दैट जो SO4 2 नेगेटिव आयन है ये क्या है, हमारे पास कैटायन है। और जो आपके पास बच्चों क्या था, Zn2 पॉजिटिव था ना, वो आपके पास क्या था, एनायन था। तो आप लिख सकते हैं ऑन द लेफ्ट बिकर द कंसंट्रेशन ऑफ एनायन क्या होता है, इंक्रीज होता है, व्हाइल ऑन द राइट बिकर द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन क्या होता है, इंक्रीज होता है। एट द इक्विलिब्रियम द सेल पोटेंशियल विल बी कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज़ नो मोर आयन कैन बी क्रिएटेड, और लिबरेटेड और डिपोजिशन जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? तो अब हमने जो चीज यूज की वो क्या है, उसे कहते हैं बच्चों साल्ट ब्रिज। अब ये साल्ट ब्रिज क्या है, एक यू शेप ट्यूब है, ठीक है ना, ये क्या है इसको नोट कर लेना आप, ठीक है। इस पूरे को दोबारा से बना रहा हूं, पूरे को सिस्टम को देखते हैं कि साल्ट ब्रिज क्या फंक्शन करेगा। तो साल्ट ब्रिज क्या है कि एक ना यू टाइप के शेप की एक क्या होती है, ट्यूब होती है, जो दोनों सेल्स को कनेक्ट करती है, लेकिन दोनों सेल्स को क्या करती है, कनेक्ट करती है, लेकिन विदाउट मिक्सिंग देयर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उनके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को क्या नहीं होने देती, मिक्स नहीं होने देती। तो समझ में आ रही है ना बात, ये Zn4 था और ये खत्म हो गया, ठीक है ना। बहुत सारा जिंक जो है वो यहां Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। और इससे क्या हो गया, इसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉपर, ये कॉपर था, इस पर भी क्या हो गया, कॉपर जमा हो गया, क्योंकि यहां सिर्फ आपके पास क्या बचे हैं, SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा बच गई है। एट दैट टाइम सेल का पोटेंशियल 0 को शो करना शुरू कर देगा। अब मैंने क्या किया, हमने क्या किया बच्चों, यहां पर एक साल्ट ब्रिज बनाया, ठीक है ना, आपने देखी भी होगी, ये क्या है, साल्ट ब्रिज, ठीक है। ब्रिज तो समझ गए जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो साल्ट ब्रिज क्या है, इसके अंदर रखे होते हैं कुछ सॉल्ट, जैसे कि K2SO4 का सॉल्ट या फिर अगर का सॉल्यूशन, ठीक है ना। ऐसे क्या रखे होते हैं कुछ आपके पास, कुछ इसमें साल्ट रखे होते हैं, ठीक है ना। अब क्या है ये, मतलब अगर मैं इसमें पोटासियम सल्फेट रख दूं तो दिमाग में है कि सर ये करेगा क्या पोटासियम सल्फेट, इसको रखने से होगा क्या। मान लो मैंने इसको पूरे को पोटासियम सल्फेट के सॉल्यूशन से क्या कर दिया, भर दिया। यहाँ पर क्या होते हैं कुछ, मतलब एक मेम्ब्रेन सी लगी होती है जो इसको ना पार नहीं होने देती, इसको पोर्स नहीं बनने देती पूरा। धीरे धीरे आयंस जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। साल्ट ब्रिज जो है, सम टाइम ये साल्ट ब्रिज जो है वो क्या होता है बेटा, ऊपर से ओपन भी होता है ताकि हम इसमें क्या कर सकें, इस सॉल्यूशन को पोर कर सकें। क्लियर? तो क्या हुआ कि मैंने इसमें कॉपर सल्फेट, पोटासियम सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया। पोटासियम सल्फेट जो है वो क्या करता है, वो साल्ट ब्रिज के अंदर रखा होता है, लेकिन काम क्या करेगा बच्चों, याद रखना आयन तो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं,
तो जो SO4 है वो क्या करता है, भाग करके किसकी तरफ आएगा, एक्सेस ऑफ जिंक की तरफ। और जिंक सल्फेट मतलब Zn2 पॉजिटिव के साथ आकर के सल्फेट उसके साथ क्या कर देगा, ZnSO4 बना लेगा, जो यहां पर पहले भी पड़ा हुआ था। एक और सल्फेट का आयन आया और क्या करेगा, फिर से मतलब आपको एक जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। मतलब धीरे धीरे सल्फेट आयन जो है वो एक्सेस ऑफ Zn2 पॉजिटिव को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। मतलब अब वापस से ये बन सकता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर सकते हैं, सर्किट में जा सकते हैं। ठीक है ना। अब इधर देखो सर, यहां क्या है आपके पास सल्फेट, ये सल्फेट आयन भी तो किसकी तरफ मूव कर सकते थे, यहां पर जो पोटेशियम पड़ा था। अब इससे क्या हुआ, मतलब राइट के अंदर जो एक्सेस ऑफ क्या थी, SO4 2 नेगेटिव थी, उसने जा करके वापस से 2 के पॉजिटिव के साथ जो यहां पर पड़ा हुआ था उसके साथ क्या कर दी बच्चों, रिएक्शन कर दी और फिर से क्या बना दिया, K2SO4। कुछ K2SO4 इसमें भी आ गया, मतलब ऊपर से नीचे पोटेशियम भी तो आ सकते हैं, और कुछ K2SO4 जो है वो क्या है, मतलब SO4 जो है वो ऊपर भी चले जाते हैं। क्लियर। तो मतलब इसने क्या किया, साल्ट ब्रिज ने सेल को ऑपरेट करवाना शुरू कर दिया। तो क्या इससे पहले सेल में सेल ऑपरेट कर रहा था क्या, उसने क्या किया, अपना एक मैक्सिमम वोल्टेज दिया। ध्यान देना इस बात पे कि जब मैं क्या करता हूं, नो करंट इज ड्रॉन, बताई थी बात मैंने, नो करंट इज ड्रॉन कि अगर जीरो करंट लिया जाए ना, जीरो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। वही तो है ये, सर्किट काम नहीं कर रहा था एट दैट टाइम, मैक्सिमम जितना इसको वोल्टेज बनाना था उतना वोल्टेज इसने बनाया, वो दैट वाज अवर EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दे रखा था, तो EMF का कंसेप्ट भी हो गया। अब देखिए जरा, इससे ये हुआ कि यहाँ पर SO4 की कंसंट्रेशन कम हो गई और यहाँ पर क्या होगी बच्चों, जिंक की कंसंट्रेशन कम हो गई, सेल दोबारा से ऑपरेट करेगा। जो ये है इसे कहा जाता है एक्सटर्नल सर्किट, और जो बच्चों ये है ना इसे कहा जाता है इंटरनल सर्किट। इंटरनल सर्किट का काम कौन करती है, साल्ट ब्रिज करती है, सॉल्यूशंस को मिक्स नहीं होने देती, इंटरनल सर्किट का काम करती है, आयंस को एक्सचेंज करती है, सिर्फ नॉट एक्सचेंज, आयंस को सिर्फ क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है। ठीक है ना। एक बात याद रखना, सम टाइम पूछा जाता है कि साल्ट ब्रिज के अंदर जो आयन होते हैं ना उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो जो इंपॉर्टेंट है उनका साइज। मेन बात है ये, अगर उनके साइज इक्वल है, ठीक है ना, तो जितनी स्पीड से पहला केटायन आएगा इस तरफ उतनी ही स्पीड से एनायन भी आएगा। अगर हल्का हुआ या भारी हुआ तो स्पीड में क्या आएगा, चेंज आएगा। इसका मतलब एक तरफ रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाएगी और एक तरफ रिएक्शन थोड़ी क्या होगी, स्लो होगी। तो याद रखना कि जो भी आप साल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हो, जितने भी आप इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हो, ये सारे के सारे जो हैं इनके साइज जो है वो ऑलमोस्ट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, ताकि रिएक्शन जो है वो इक्वल पोर्शन के अंदर हो सके। ऐसा ना हो कि ऑक्सीडेशन हुए तो 5 मिनट हो गए, रिडक्शन अभी तक हुआ ही नहीं कि वहां पर आयन ने जाकर के न्यूट्रलाइजेशन ही नहीं किया। क्लियर बच्चों बातें, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल तो हमने देख लिया। अब एक चीज और देख लेते हैं कि सर हमने देखा कि जो टोटल रिएक्शन है वो ये थी, जिंक प्लस में Cu2, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में क्या था आपके पास, नहीं जिंक ही था ना, जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट, इससे क्या बनेगा, कॉपर प्लस में जिंक 2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा। तो ठीक है, ये तो सेल की रिएक्शन थी। अब इसमें क्या था सर कि एक तरफ ऑक्सीडेशन हुआ, एक तरफ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को याद रखने के लिए एक चीज याद रखना, एक फॉर्मूला है जिसको कहा जाता है LOA, लोड, जहां पर L का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, O का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, A का मतलब क्या होता है बच्चों, एनोड, और N का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। मतलब किसी भी गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा एनोड होती है, और कौन से चार्ज की होती है, नेगेटिव चार्ज की होती है। क्लियर, ठीक है ना। अब हमने ये देखा कि सर इसका जो पोटेंशियल है वो ई ऑक्सीडेशन था, इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, ई रिडक्शन है। क्लियर। तो क्यों ना मैं इनको ये बोल दूं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, कि हमारे पास था क्या, जिंक, और वो बदल किस में गया, जिंक 2 पॉजिटिव में। क्या सहमत हो इस बात से कि जो जिंक है वो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, मतलब ये ऑक्सीडेशन ही तो बता रहा है ना मैं। तो किसी भी सेल को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
वहीं पर अगर मैं रिडक्शन वाले की बात करता तो क्या होता कि मेरे पास था तो क्या कॉपर 2 पॉजिटिव और कन्वर्ट किसमें हुआ है कॉपर के अंदर, मतलब ये मुझे क्या बता रहा है कि ये क्या है रिडक्शन। क्लियर बच्चों, मैंने एक बात बताई थी आपको कि रिडक्शन को ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन को रिडक्शन बनाया जा सकता है सिर्फ क्या करके माइनस करके। तो सम टाइम ऐसा भी हो सकता है, ध्यान देना इस बात पे। हमने ना ये पूरा सिस्टम समझ लिया इसका, हम ना बस क्या करते हैं ईएमएफ के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं इस पे। तो गैल्वेनिक सेल तो हमारा कंप्लीट होता है बच्चों की। गैल्वेनिक सेल क्या है, इसमें वर्किंग क्या है, सिस्टम क्या है, साल्ट ब्रिज के जो है वो मेन काम क्या है, ठीक है ना। अब हमने देखा कि सर पूरे सेल की जो ई सेल है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है सर कि राइट साइड से कितना करंट बना, कितना वोल्टेज आया, और लेफ्ट साइड से कितना वोल्टेज आया। मतलब सेल के पोटेंशियल को मैं कैथोड पे होने वाला पोटेंशियल प्लस में एनोड पे होने वाला पोटेंशियल भी बोल सकता हूँ। मतलब सेल के पोटेंशियल को मैं ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल प्लस में रिडक्शन हाफ सेल का पोटेंशियल भी बोल सकता हूँ। मतलब दोनों सेल कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनाते हैं, यही क्या होता है सेल पोटेंशियल होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस किसी हाफ सेल का लिखना मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे लिखा जा सकता है। कि अगर ऑक्सीडेशन है तो बताओ कि जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव आयन बन रहे थे, रिडक्शन है तो ये बताओ। और सम टाइम क्या होता है कि ऑक्सीडेशन को भी क्या लिखा जा सकता है बच्चों, माइनस लगा करके उसको रिडक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर। तो अब आओ जरा, क्या मैं ऑक्सीडेशन की मतलब एनोड बोल रहा हूं क्या, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस लगा करके दोनों को किस में बदल देंगे, माइनस लगा करके दोनों को किस में बदल देंगे रिडक्शन पोटेंशियल में। और हमें तो पता है कि आजकल हमारी बुक में सिर्फ और सिर्फ क्या दिए होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल दिए होते हैं, किसी का ऑक्सीडेशन नहीं है। दो चीजों को क्यों याद करें जब एक चीज से काम चलना था। तो इसका मतलब अब जो फार्मूला है ये कब की बात है, जब इसका पता था कि ये ऑक्सीडेशन है, जब इसका पता था कि ये सिर्फ रिडक्शन है और पोटेंशियल भी अलग है। लेकिन अगर माइनस लगा करके दे दिया किसी क्वेश्चन में तो मेरे दिमाग में झट से आएगा कि भाई है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन इसको बदला रिडक्शन पोटेंशियल में गया। मतलब उस समय मैं फार्मूला क्या करूंगा, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस क्या लिखूं बच्चों, ई एनोड, क्योंकि प्लस को हमने माइनस बना दिया, क्योंकि ऑक्सीडेशन को हमने है तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन की, लेकिन पोटेंशियल को किसमें बदल दिया, रिडक्शन के अंदर। आफ्टर दैट अगर मैं ई सेल की बात करता हूं तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि वो क्या होगा आपके पास रिडक्शन हाफ सेल माइनस क्या होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्लियर है बात ये। आफ्टर दैट इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि ई सेल ऑफ राइट माइनस ई सेल ऑफ किसका, लेफ्ट का। तो बच्चों ये क्या है, ये सभी फार्मूले हमारे पास किसके हैं, किसी भी सेल के पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के। क्लियर, किसी भी सेल पोटेंशियल को क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम इनका क्या करेंगे, यूज करेंगे। लेकिन याद रखो कि सेल पोटेंशियल से पहले हमें किसी हाफ सेल का पोटेंशियल पता होना चाहिए। अच्छा एक बात और बताओ, क्या हम गैल्वेनिक सेल के अंदर, ध्यान देना इस बात पे, कि क्या हम गैल्वेनिक सेल के अंदर किसी एक सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं ना। रीजन, क्योंकि गैल्वेनिक सेल ऑपरेट करता है रेडॉक्स रिएक्शन। दैट मींस कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों का होना क्या है, जरूरी है। अगर मैं ये बोलूं कि मैंने एक सेल ले लिया और उसका मैं करंट वोल्टेज पता लगाना चाहूं तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि सर्किट में करंट गया ही नहीं ना, सर्किट तो कहीं कंप्लीट हुआ ही नहीं। इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट करने के लिए आपको कितने सेल चाहिए, 2 सेल चाहिए। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक ही सेल होता और फिर भी अगर हमें उसी का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ता तो हम कैसे करते। तो आज तो हम डिस्कस कर रहे थे इस पोर्शन के बारे में। क्लियर है ना। तो हमने ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों कि लेफ्ट साइड में क्या होता है, राइट साइड में क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमने इनके ई सेल के भी फार्मूला जो है वो लिख लिए हैं। साल्ट ब्रिज के जो वर्क है, फंक्शन है, वो हम क्या कर लेते हैं, इनको एक बार आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है वैसे फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, ठीक है ना। आफ्टर दैट हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल की प्रोसेसिंग समझी कि किस प्रकार से क्या करता है, वो ब्रेक करता है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स देगा। नेगेटिव पॉजिटिव का भी कंसेप्ट क्लियर है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो पोर्शन है वो हम कल करते हैं। कल हम
देखने वाले हैं कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो क्या है। दैट मीन्स कि किसी सिंगल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद करेंगे नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। चलिए, थैंक यू।